नमस्कार। प्रारब्ध के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे बिहार पर। और जब हम बिहार पर बात करते हैं तो हम स्वागत करना चाहेंगे आशीष कुमार अंशु जी का। आशीष जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। आशीष जी मीडिया स्कैन के संस्थापक हैं और एनसीआर दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में रहते हुए बिहार को जीते ही नहीं है, बिहार के बारे में सतत चिंतनशील रहते हैं और बिहार की हर छोटी बड़ी राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक डेवलपमेंट्स पे इनकी बेहद कड़ी और बड़ी सकारात्मक निगाह रहती है। ये हमने एक सेशन बिहार पे किया था आशीष जी के साथ और उसको दर्शकों आप सभी का जिस तरीके से रिस्पांस मिला उससे हमारा उत्साह एक बार और बढ़ा और आशीष जी एक बार फिर हमारे सामने। आशीष जी, एनडीए से नीतीश जी का गठबंधन टूटने के बाद वे न सिर्फ 8वें बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, बल्कि अब तो 2024 में वो भारतीय विपक्ष जो इस समय राजनीति का है, उस राजनीतिक विपक्ष के एक साझा भावी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी अब पता नहीं वो कितना खुद को देखते हैं और कितना उनको देखा जाने लगा है। इस बीच बिहार और एक आम बिहार का वोटर नीतीश जी के दिल्ली यात्रा, 8 बार के मुख्यमंत्री हैं, ऐतिहासिक रूप से हैं, कैसे हैं वो भी इतिहास है और बड़ा ऐतिहासिक इतिहास है। लेकिन बिहार वासी क्या सोचता है नीतीश कुमार जी के इस 2024 के कथित प्रोजेक्शन पे, फिर हम कुछ और बात करेंगे जी। पिछली बार जब हमारी बातचीत हुई थी आपके साथ अवनीश जी, तो मैंने कहा था बिहार अकेला ऐसा प्रदेश है जहां आज तक भाजपा का कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। इसी तरह भारत जो देश है वहां आज तक बिहार से कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ। तो जहां तक बिहार की बात है, तो बिहार का तो हर व्यक्ति चाहेगा कि बिहार का एक प्रतिनिधित्व हो और बिहार के नेता के नाते आज अगर किसी का नाम थोड़ा बहुत चल पा रहा है, कहीं थोड़ी चर्चा हो पा रही है, तो वो तो नीतीश कुमार का ही नाम है। तो एक बिहारी के नाते तो कोई भी बिहारी ऐसा चाहेगा, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री बिहार के लोग नहीं बनाते। ये बिहार के लोगों को भी समझना है और बाकी जो बिहार के बाहर के लोग हैं वो इस बात को जानते ही हैं। हाँ, भावना जरूर जुड़ी हुई है नीतीश जी के साथ और नीतीश जी ने जो भी उनकी 25-30 साल की राजनीति है बिहार में, उसमें एक बेदाग नेता के तौर पे और एक प्रभावशाली नेता के तौर पे उन्होंने काम तो किया है, इसमें कोई राय नहीं, दो राय नहीं। और वो दोनों ही पार्टियों के साथ इस तरह घुल-मिल के काम किया है कि कोई भी पार्टी बहुत ही जोर से उनके खिलाफ कभी हल्ला बोल नहीं कर पाई है, क्योंकि उसको पता है कल क्या पता फिर वापस आ जाए। आज भी भाजपा सोच रही है कि अभी कैसे नीतीश जी के खिलाफ ज्यादा बोले, क्या पता कल फिर गठबंधन हो जाए। जी अवनीश जी जी लेकिन जरा सा कुछ ताजा अगर घटनाक्रम लाओ तो इसी जो बीता महीना है, जिसकी आज बमुश्किल पहली दूसरी तारीख है जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो 12 अगस्त को नीतीश कुमार जी ने जब पहली बार अपना मुंह खोला मीडिया के सामने कि वो कितने हद तक या क्या वो कहीं से भी 2024 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं खुद को, तो उन्होंने पहले हद में तो मना किया। लेकिन उन्हीं के जेडीयू के स्टेट अध्यक्ष लल्लन सिंह, वो जब मीडिया के सामने आते हैं तो फिर वो कहते हैं कि भाई उनके अंदर सारे गुण है प्रधानमंत्री वाले, तो क्यों ना प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा, अभी बीते दिन केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री वो पहुंचते हैं बिहार। हालांकि उसके बीच में एक बड़ा मजेदार वाकया हुआ, दर्शकों को भी बता दें और आपसे भी साझा करें, आप तो जानते ही हैं कि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी केसीआर की और नीतीश कुमार की, जिसमें तेजस्वी भी मौजूद थे, तो केसीआर से पत्रकारों ने इसी 2024 में प्रोजेक्टेड पीएम कैंडिडेट में क्या वो नीतीश कुमार को कंफर्म कर रहे हैं, इस पर जब कहा तो नीतीश कुमार खड़े हो गए, केसीआर बैठे थे, फिर केसीआर ने बैठाने का बड़ा प्रयास किया, वो बैठे, हंसते हुए बैठे, मीडिया पे कटाक्ष भी किया कि इनके चक्करों में मत पड़िए। फिर तेजस्वी ने उनके कान में कुछ कहा, वो लगातार हंसते रहे। तो एक तरफ उसको बड़े उपेक्षा, ये भी कहा गया कि केसीआर पे हंसते रहे, उनकी बात नहीं मानी, इस तरह की बात है। लेकिन इस साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब लाल किले से भ्रष्टाचार के खिलाफ
और परिवारवाद के खिलाफ एक तगड़ी मुहिम छेड़ने की बात कही। और इस मुलाकात के ठीक बाद प्रधानमंत्री ने भी चुटकी ली कि नीतीश, कुछ लोग जो है वो भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, और इसी बीच में आरजेडी के साथ नीतीश कुमार गए भी। तो एक कहावत है देशज में कि काने को काना कह दीजिए तो बहुत तेज लगता है। तो परिवारवाद तो नीतीश कुमार के साथ नहीं लगा, लेकिन जिनके साथ गए हैं वहां परिवारवाद ही परिवारवाद है। लेकिन ये भ्रष्टाचार वाली बात उनको क्यों इतनी चुभ गई, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली प्रधानमंत्री की बात उनको क्यों चुभ गई, उस पर उन्होंने कल रिएक्ट किया है कि प्रधानमंत्री जो चाहे वो कहे। इसको कैसे देखते हैं? आप जो बात आपने रखी है ना, इसके दो पक्ष। सबसे पहले नीतीश जी खुद को नहीं मानते कि वो प्रधानमंत्री के कोई उम्मीदवार है। इस देश में, देश के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा फ्लैशबैक में जाके जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हर व्यक्ति मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से पहले यही कहता है कि मैं यहाँ कहीं पे हूं नहीं, और फिर एक दिन वो बना दिया जाता है और फिर वो कहता है कि पार्टी की इच्छा थी तो बनना पड़ा। तो पार्टी की इच्छा सबसे बड़ी है, ये बात हम सबको माननी पड़ेगी। तो नीतीश जी तो बिल्कुल नहीं चाहते कि वो तो मुख्यमंत्री भी नहीं चाहते थे, वो तो पार्टी की इच्छा की वजह से मुख्यमंत्री हैं पिछली 8 बार से। और जहां तक करप्शन की बात है, अब तो मुझे लगता है कि ये सवाल ही इतना बेमानी सा होता जा रहा है इस देश में। जैसे पिछले समय से हम लगातार देख रहे हैं कि लोगों के यहाँ नेताओं के घर पे छापे पड़ते हैं, पैसा निकल के आ रहा है, पकड़े जा रहे हैं लोग। उसके बावजूद मतलब एक तरह की शर्म नहीं है अंदर। वो कह रहे हैं सिर्फ विपक्ष के यहाँ क्यों हो रहा है। अरे पहले ये बताओ कि हो क्यों रहा है, आपके यहाँ क्यों है ये? दो गलत मिलके एक सही तो नहीं बना सकते ना। और ऐसा तो नहीं है कि कोई व्यक्ति सत्ता में अमर होके आया है, कल आपकी ही सरकार आएगी, आप उनकी जांच कराओ। फायदा इसमें है जनता का ही। जनता को ये बात समझनी चाहिए। अगर आज कोई व्यक्ति सत्ता में आके अगर विपक्ष के लोगों के यहाँ ही छापे पड़ रहे हैं, लेकिन गलत आदमी तो नहीं पकड़ा जा रहा। जिनके यहाँ भी छापे पड़े वहां पैसे मिले या नहीं मिले, उनके यहाँ अलग अलग तरह के कागजात और दस्तावेज मिले कि नहीं मिले। और एक महत्वपूर्ण बात और, कि नरेंद्र मोदी या भाजपा की सरकार 2014 में आई है, उससे पहले तो वो सत्ता में नहीं थे। अटल जी की सरकार थी भी तो वो इतनी मिलीजुली सरकार थी कि वो थी भी या नहीं थी ये भी अपने आप में सवाल है। तो उससे पहले भी तो इन लोगों की कोई जांच नहीं हो रही थी। उससे पहले भी 2G हो और जितने स्कैम चल रहे थे, कॉमनवेल्थ गेम का स्कैम हो या जीजा जी स्कैम हो, वो सब कांग्रेस के अंदर ही तो चल रहा था। उस समय कौन सी भाजपा की सरकार थी? तो इस बात को समझना होगा। वो ये करप्शन वाली जितनी बात है ना, मैं वापस बिहार लाना चाहूंगा। नीतीश जी को ये बात क्यों चुभी? ये बात क्यों? हर वो आदमी जो सत्ता में है उसको तो चुभेगी ना, उसको बिल्कुल चुभेगी। और निजी तौर पे ये बात होती है, जिनके पास नेतृत्व है उन्होंने तो अपने आप को बहुत ठीक ठीक तरीके से संभाल के रखा हुआ है, लेकिन उनके नीचे तो चल रहा है ना सब कुछ। और दूसरी बात कि जिनसे उन्होंने हाथ मिलाया है वो तो पूरा ट्रेल है इस पूरी कहानी का। बार 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 लालू प्रसाद यादव की पहचान क्या है बिहार के अंदर? अगर भ्रष्टाचार लालू जी के जीवन से हटा दिया जाए तो लालू जी के जीवन में बचेगा क्या? बहुत मुश्किल है ये सवाल। हाँ, उनके लिए कुछ लोग जरूर। हाँ जी, आप बताइए। जी बिल्कुल। और लालू जी के साथ, स्वनाम धन्य लालू जी के साथ तो यह बड़ा पदवी, मेरे ख्याल से पहला जो गोल्ड मेडल भी उनको हासिल है कि वे एकमात्र अभी तक भारत के ऐसे राजनीतिक पुरुष हैं जो बाकायदे भ्रष्टाचार के मामले में को लेकर राजनीति के से अयोग्य ठहराए जा चुके हैं, है ना? नहीं, एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा लालू जी के लिए, वो बात अधूरी रह जाएगी, वो बात पूरी नहीं हो पाएगी। लालू जी के साथ एक बात तो है कि बिहार में अगर 90s की बात करें तो बिल्कुल ठीक बात है कि जो वंचित समाज है बिहार का, दलित हैं या पिछड़े हैं, उनके पास आवाज नहीं थी बिहार के अंदर। और लालू प्रसाद के आने के बाद जरूर उनको आवाज मिली है, लेकिन लालू प्रसाद ने ये जो दिया है ना उससे ज्यादा उनसे ले लिया। और सबसे बड़ी बात कि उनको जो आवाज मिली है ना वो सिर्फ इसलिए कि लालू जी जैसा एक व्यक्ति वहां बैठ गया। तो कई बार ना जो लीडरशिप होती है वो एक मैसेज देती है,
उसमें लालू जी को बहुत कुछ नहीं पड़ा, अपने आप चीजें एक्टिवेट हुई लालू जी के सीएम बनने के बाद। जैसे अपराधी एक्टिवेट हुए बहुत तेजी के साथ, अपराध बढ़ा बहुत तेजी के साथ, और जब अपराध बढ़ा, वो एक खास जाति से जब लोग आए, तो उनकी जगह से जो अपराध से भी लोग इंपावर हुए। ये बहुत अलग, इस पे अलग से किसी को रिसर्च करना चाहिए कि अपराध कैसे किसी को इंपावर कर सकता है। क्योंकि रॉबिन हुड की जो पूरी एक इमेज है ना हमारे यहाँ, रॉबिन हुड एक डकैत ही था, इस बात को नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन रॉबिन हुड के साथ एक बात थी कि वो अमीरों से छीनता था, गरीबों को देता था। यहां छीनते जरूर अमीरों से थे लालू जी के राज में, लेकिन वो गरीबों तक डिलीवर नहीं हो रहा था। ये दूसरे किस्म के रॉबिन हुड थे। अब ये वहां की वंचित समाज के जो लोग हैं, जो अभी भी सशक्त नहीं हो पाए हैं, वो इस चालाकी को इतने सालों के बाद समझे। वो समझ गए ये रॉबिन हुड अलग तरह का है, ये लूटता जरूर अमीरों से है, सरकारी सिस्टम से है, चारा खाता है, लेकिन वो डिलीवर गरीबों तक नहीं करता है। वो डिलीवरी आज तक गरीबों तक नहीं हुई, वो उसी हालत में है जिस हालत में थे। अच्छा, 2019 की लोकसभा की अगर हम बात करें तो बिहार की 40 सीटों में जेडीयू 17, जेडीयू के पास 16, बीजेपी के पास 17, और इस तरह से एक सीट केवल दूसरे को मिली थी, आरजेडी को कोई सीट नहीं मिली थी। यानी कि 40 में से 39 सीट एनडीए को दिया था बिहार के वोटर ने। अब स्थिति बदल गई है। एक तरफ अगर दावा किया जाए तो जेडीयू अब जाएगी चुनाव में जिसके पास 16 सीटों की दावेदारी है। आरजेडी के पास पूरा मैदान खाली है, उनके हाथ में कुछ नहीं था, तो वो 2024 में जाएंगे तो खाली कटोरा लेके जाएंगे, उसके आगे जो भी बढ़े। बीजेपी जिसने 2019 से पहले केवल अकेले दम पर जब चुनाव लड़ा था तो 22 सांसद थे, और 2019 में उनके पास केवल 17 सांसद है, क्योंकि मिलकर लड़े, कम सीटों पर लड़े थे। अब हमारा इन सीटों को गिनाने का केवल मकसद ये था कि दर्शकों की भी एक जरा नंबर वाइज समझ के एक प्लेटफॉर्म तैयार हो। और यहां से मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जब इस देश में 2014 से लेकर अभी तक अगर आप लोकसभा और अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर डालें तो वोटर के लेवल पर वोटिंग पैटर्न बदला है। वोटर विधानसभा में एक दूसरे पैटर्न से वोट करता है, लेकिन लोकसभा की बात जब आती है तो वो एक दूसरे पैटर्न से वोट करने लगता है, और वहां जाके बीजेपी और नरेंद्र मोदी एक नेतृत्व के रूप में उनको एज हासिल है। अब जिस बिहार ने 2019 में 40 में से 39 सीटों पर नरेंद्र मोदी को वोट किया, वो 2024 में जाकर कुछ बदलेगा, ये कितना, इसको कैसे देखते हैं आप? दूसरा, इसको तभी देखिएगा कि एक भावी कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट के रूप में नीतीश कुमार हो ना हो आगे की बात है, लेकिन इसी देखने के दूसरे हिस्से में जरा उनको कैंडिडेट के रूप में रख के भी देखिएगा। तो इस पर जरा मुझे बताइए कि कैसे बिहार का मतदाता ये इस तरह इतना बड़ा परिवर्तन कर जाएगा कि 39 से वो अब लगे 40 की 40 सीटें किसी और को देने और मोदी को बड़ा झटका दे, ऐसा कैसे? अभी पूरे 2 साल बाकी है। 2 साल पहले इतना बड़ा प्रिडिक्ट करना कि 2 साल के बाद क्या होने वाला है, वोटर क्या करेगा, थोड़ा जल्दी है। हमें थोड़ा और देखना चाहिए कि बिहार की राजनीति में भी आने वाले समय में और क्या क्या होता है। खैर, एक जो महत्वपूर्ण बात है नीतीश जी को लेके, नीतीश जी की राजनीति प्रारंभ से आप देखिए, समता पार्टी के टाइम से ही नीतीश जी कभी अकेले चुनाव नहीं लड़े। नीतीश जी को हमेशा कोई एक व्यक्ति चाहिए अपने साथ लड़ने के लिए, और नीतीश जी इस बात को जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि उनको अपने साथ कोई एक व्यक्ति चाहिए। वो अकेली, वो कुछ ऐसी चीज है जो अकेली आप अपने रंग में नहीं आ सकते हैं। उनको कभी राजद चाहिए, कभी जदयू चाहिए, सॉरी आरजेडी चाहिए, उसके बिना नीतीश जी का अपना कोई रंग नहीं है। और जब प्रधानमंत्री की बात आई है, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनेंगे, आप इस बात को समझिए, जितनी मेरी समझ है, एक तरह से एक इशारा है, नीतीश जी आपने लंबी राजनीति पारी खेल ली अपनी, अब आप एग्जिट कर जाइए। ये बहुत अच्छा तरीका होता है देश में, जब ना हम किसी सीएम को ये कहते हैं आप पीएम मटेरियल है, मतलब अब आपके राजनीति से विदाई का समय आ चुका है, अब आप निकल जाइए। आप एक छोटी सी बात समझिए, जब हम थानेदार को
किसी थाने के थानेदार को एसपी साहब कहना शुरू करते हैं, मतलब हम उनके कैरियर के साथ एक खिलवाड़ कर रहे होते हैं। अब जिन जिन लोगों के साथ पीएम शब्द लगा है, उन्होंने अपना करियर खराब किया है, आप पीछे देख सकते हैं। आज भी देवगौड़ा, एचडी देवगौड़ा साहब इस बात के लिए बहुत बेचैन है। वो तो सीएम तक बनने को बीच में तैयार हो गए थे, पीएम बनने के बाद, अगर आपको याद हो तो। इंद्र कुमार गुजराल की राजनीति पीछे अब देख लीजिए ना, कौन कौन कहां से आए, पीएम बने और फिर खत्म हो गए, राजनीति से बाहर हो गए। और नीतीश कुमार शायद ऐसे एग्जाम्पल बने जो शायद पीएम भी ना बन पाए और राजनीति से बाहर भी हो जाए। अभी सबसे बड़ा खतरा उनके लिए सरवाइव करने का है, नीतीश जी के लिए, अगले 2 साल में। नहीं, और तो सरवाइव तो वो मुख्यमंत्री के रूप में कर ही रहे हैं। नहीं, अभी खतरा है बिहार में। सरवाइव क्यों करेंगे? नहीं, पीएम मटेरियल के रूप में सरवाइव क्यों करना चाहते हैं? बिहार में चर्चा हो रही है इस बात की कि हो सकता है नीतीश जी सीएम ना रह पाए। ये बात वहां शुरू हो चुकी है बिहार के अंदर। अच्छा। हो सकता है वो राजद में आए हैं वापस, और राजद इस बात को नहीं भूलेगा कि बहुत मौके पर चोट दी थी नीतीश जी ने, बहुत मौके पे। ऐसे ही सब कुछ गुडी गुडी चल रहा था और नीतीश जी निकल आए थे बाहर, अगर आपको याद हो तो वो चोट कैसे भूलेंगे? बिल्कुल, बड़ी रोचक बात आपने बताई, और इस पर कई समय में और बात हो रही है, टूटी फूटी बात है, कई जगह चल रही है कि बहुत ज्यादा दिन ये भी निकाहनामा जो है, जो मुता निकाह है, वो बहुत ज्यादा दिन तक चल नहीं पाएगा है? तो लेकिन ये बताइए कि इस बार नीतीश वहां से निकलेंगे? 1 मिनट बस, ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए बहुत इसमें, क्योंकि जब ना हम कोई वन लाइनर बोलते हैं ना, तो उसको वैसे ही समझा जाता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि नीतीश जी हटने वाले हैं, लेकिन कई बार ना ये जो दबाव होता है ना ऊपर एक तलवार का, कि आपके गले पे लटक रही है, अब जरा सा चूके तो मतलब ये रस्सी है एक, जिस पर वो नट की तरह नीतीश जी चल रहे हैं बहुत सावधानी के साथ। और इस बार जिसने उनको संभाल रखा है वही उनको धक्का देने को तैयार है। तो ऐसे में वो दिल्ली की तरफ देखेंगे या पटना संभालेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल नीतीश जी के लिए खुद है। अच्छा, बिल्कुल बड़ा सवाल है, लेकिन इसी सवाल से एक सवाल और पैदा होता है, जब आप कहते हैं कि बड़ी कठिन रास्ते, बड़ी कड़ी रस्सी, बड़ा कठिन तपस्या कर रहे हैं नीतीश कुमार जहां वो गए हैं, तो वहां जाने के लिए उनको हल्दी किसने दिया था, या स्वप्न किसने किया था, या आकाशवाणी किसने किया था, या ऐसी कौन सी गर्ज उनके सामने आ गई थी कि वो वहां गए और इतनी कड़ी परीक्षा दे रहे हैं? क्या यहाँ एनडीए के साथ रह के आखिर उनके साथ क्या ऐसी कौन सी परीक्षा उनको देनी पड़ी, किस बात पर? कोई तो वजह चाहिए। यहां भी वो बड़े आराम से मुख्यमंत्री थे, मैं ये समझना चाहता हूं। महत्वाकांक्षा। एक छोटी सी बात बताता हूं अवनीश जी। क्या हुआ कि एक बार जंगल में शेर राजा था, तो चुनाव हुआ, तो बंदर ने भरोसा दिया कि शेर तो बड़ा अत्याचार करता है, मैं आपको शेर के जो अत्याचार से है इससे मुक्ति दिलवाऊंगा। तो मतलब झांसे में लोग आ गए, लोगों ने बंदर को वोट कर दिया और बंदर जीत गया, वो जंगल का प्रधानमंत्री बन गया। एक दिन शेर आया और एक मेमने के बच्चे को उठा के ले गया, मेमना भागती हुई पहुंची बंदर के पास, आके बोला देखिए वो बच्चा तो शेर ले गया, आपने कहा था शेर का आतंक खत्म करेंगे जंगल से। तो बंदर जिस पेड़ पे बैठा था वहां से गुलाटी लेके दूसरे पेड़ पे पहुंचा, फिर तीसरे पे, चौथे पे, 5 पे भागता रहा 2 घंटे तक। तो मेमने ने कहा कि देखिए मैं तो आपके सामने निवेदन लेके आई हूं, मेरे बच्चे को बचाइए, और आप यहां से वहां भागे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि देखिए बच्चे की तो गारंटी कोई नहीं है वो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन मेरी कोशिश में कोई कमी रही हो तो वो बताइए आप मुझे। तो नीतीश जी जब यहां पे थे ना तो बहुत सुकून की जिंदगी में थे, उनको लगा कि यार ऐसे कैसे मैं मुख्यमंत्री हूं, तो उनको गुलाटी मारनी थी। यहां बैठ के प्रधानमंत्री के दावेदार की गुलाटी जो है वो मार नहीं सकते थे, इसलिए उनको राजद की जरूरत थी। अब जब राजद में आए हैं तो उनकी कोशिश में कोई अंतर नहीं है, वो इस पेड़ से बैठ के उस पेड़ से यहाँ पे, कोशिश में अब कोई अंतर नहीं छोड़ने वाले 24 तक। अच्छा, एक नेता गुलाटी मारने का शौकीन है, 8वीं बार गुलाटी मार रहा है, ठीक है, जनता की क्या मजबूरी है, या क्या जनता की भी मजबूरी है, यानी बिहार के मतदाताओं की भी मजबूरी है कि किसी एक ऐसे नेता के साथ वो भी गुलाटी मारती रहे, जो कि वो नहीं कर रही है 2014 से?
बहुत दिलचस्प है सवाल आपका। अब जनता की तरफ आते हैं। पहले तो ये देखना होगा कि वोटर कितने, बिहार में कितने लोग जाके वोट डालते हैं। दूसरी बात, उसमें कैडर वोटर कितने हैं जो अलग अलग पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे ज्यादा संकट में तो बिहार के ये जो अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ है। आप विश्वास कीजिए, नीतीश के मुद्दे पे बीजेपी और राजद के लोगों ने आपस में लड़ना बंद कर दिया जदयू के लिए, कि उनको पता नहीं है कि आज जदयू के लिए बोलेंगे, कल पता नहीं अपनी पार्टी में क्या होता है। तो जिला स्तर पे ये सच में ये स्थिति है। नीतीश के लिए कोई कुछ भी नहीं कहता, नीतीश जी की पार्टी के लिए। जदयू के लोग इसीलिए बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। ना उनको बीजेपी से खतरा है, ना राजद से खतरा है। आप बिहार की राजनीति में देख लीजिए, अगर कहीं भी नीतीश जी की पार्टी के खिलाफ, नीतीश जी की सरकार के खिलाफ कोई बहुत बड़ा आंदोलन आपको याद आता हो इस पूरे उनके कार्यकाल में, तो आप मुझे बताइए याद करके। क्योंकि ये जो पार्टियां सोचती क्या पता आज हम आंदोलन कर रहे हैं, कल नीतीश जी हमारी पार्टी में आ जाए। और पार्टी के बड़े नेता छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता तक कंफ्यूज है। तो जहां नेता ही कंफ्यूज होगा, कार्यकर्ता कंफ्यूज होगा, वहां वोटिंग पैटर्न की फिर क्या बात की जाए। लेकिन हाँ, अब जो 2025 का चुनाव आएगा उसमें बहुत सारी धुन छटने वाली है, ऐसा मुझे अभी लग रहा है। कौन सीएम बनेगा नहीं बनेगा, कौन पीएम बनने वाला है, ये तो अभी कहना 3 साल पहले बहुत जल्दी होगी। लेकिन 25 में कुछ ऐसा होगा जो बिहार के लिए एक रोशनी लेकर आएगा, ऐसा मुझे लगता है अभी। नहीं, 2024 की 25 लोकसभा, की बात की मैंने। हाँ 2000, कोई बात नहीं, वो 2024 ही मैं भी समझ रहा था, लोग भी समझ रहे थे। जब आप ये कहते हैं कि 2024 का लोकसभा चुनाव बिहार को कोई नई रोशनी ले आके देगा। 25 विधानसभा, अच्छा, मैंने 25 25 की बात की। विधानसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, 24 की क्योंकि बात हम यहाँ जी। पे फोकस कर रहे थे हाँ कि जी। कथित तौर से जो पीएम फेस आ रहे हैं। अच्छा, तो नेता के पलटीबाज होने के साथ साथ मतदाता कितना पलटीबाज है या हो सकता है या होगा, इस पर आपने बात कही, ये बिल्कुल सही बात है। हम याद करते हैं 2019 में मतदाता उत्तर प्रदेश में। मतदाता मतदाता कमिटेड है, पलटीबाज नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, मैंने वो वही कहा नेता के कि साथ यहाँ जा पर रहा है, वो नेता के मैंने साथ वही खड़ा है। बात मैंने वही बात कही कि नेता, एक पलटीबाज नेता के पीछे क्या मतदाता भी पलटी मार रहा है, तो ये बात हमारी आपकी बातचीत में निकल के नहीं आई, और ये ही बात साबित हुई कि नहीं। और ये फैक्ट भी हमारे सामने है, 2014 का फैक्ट है, 2019 का फैक्ट है, तो उसमें ये कोई बात नहीं है। ये स्थापित हो गई कि मतदाता यानी बिहार का मतदाता जो है वो किसी पलटीबाज नेता के पीछे पलटी मारने के मूड में नहीं है। ये उसका इतिहास भी है, लोकसभा के इलेक्शन वोट करते हुए उसका जो पैटर्न है। मैं जो अब पूछना चाह रहा कि एक बार ये हुआ कि साहब महत्वाकांक्षा के चलते ही पलटी मार के वहां गए नीतीश जी, अच्छी बात है। अब पीएम फेस के लिए केवल बिहार में और एक केसीआर, छोटे राज्य, मैं केसीआर जी के राजनीतिक उनका जो ऑरा है उसको कम नहीं कर रहा हूं लोग, लेकिन भौगोलिक रूप से एक तेलंगाना जैसा एक छोटा राज्य जो लोकसभा सांसद भी छोटी संख्या लेके आता है, उनसे बैठ के एक ताना बाना और वहां से कि पीएम कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट। ममता जी कभी लेके झंडा निकला करती थी कलकत्ता से दिल्ली तक, पीएम कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट, पीएम कैंडिडेट, है ना। तो अब ऐसे में एक चीज जरा ये भी देखिए कि देश का सबसे बड़ा सोकॉल्ड विपक्षी पार्टी कांग्रेस वो अपने अध्यक्ष के लिए परेशान है। यहाँ जो शेष विपक्ष का एक ताना बाना बुना जा रहा है जिस पर लगातार बात हो रही है, तो उन सारे के सारे लोगों के संबंध कभी न कभी एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर साहब, उधर आप चले जाइए तो देवगौड़ा की जो उनका जो पार्टी है उसकी नजदीकी, उधर जगनमोहन रेड्डी, इधर आप आ जाइए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह, इधर अकाली दल, आप इधर देख लीजिए तो शिवसेना खुद, एक शरद पवार को छोड़ दीजिए, शरद पवार का भी हिस्सा नहीं रहे, है ना। केजरीवाल उधर का नाम नहीं लेंगे? केजरीवाल का नाम नहीं लेंगे आप?
केजरीवाल पे बाद में आऊंगा। ठीक है। तो इसी के साथ आप देखिए तो यूपी में मायावती जी अब मेरे ख्याल से राजनीतिक रूप से इस मोड में आ गई हैं, पूर्ण होए हमें क्या हानि, है ना। तो अब ऐसे में क्या कांग्रेस माइनस अगर शेष विपक्ष यानी कोई थर्ड फ्रंट अगर देखा जाए तो वो भी बीजेपी का है यानी दक्षिणायन है। ऐसे में तो आरएसएस जैसे संगठन राजनीतिक सॉरी सांस्कृतिक संगठनों की बल्ले बल्ले है कि पक्ष भी मेरा और विपक्ष भी मेरा, अब आ जाओ। तो कांग्रेस क्या करेगी इसमें, अभी केजरीवाल को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस के लिए भागवत जी ने तो अभी पिछले दिनों एक संदेश दिया था कि कांग्रेस को अगर आवश्यकता हो तो संपर्क करेंगे, तो अपने यहाँ से उनको भी यहाँ से संगठन मंत्री मिल सकता है संघ की तरफ से, अगर कांग्रेस संपर्क करे तो। बस कांग्रेस को ज्यादा तकलीफ है, उसको समझ नहीं आ रहा, तो संघ से उसको संपर्क करना चाहिए। संघ के रास्ते तो, संघ का रास्ता सबके लिए खुला है। केजरीवाल जी के लिए भी लोग कहते हैं, और केजरीवाल जी के पार्टी के लोग भी कहते हैं कि हम काफी समय तक संघ के लोगों के संपर्क में रहे। हाँ, ऐसे सिर्फ एक ऐसा नेता है और वो बिहार से आता है जो कह सकता है कि वो माइनस बीजेपी माइनस संघ है, और उसका नाम तेजस्वी यादव है। अगर उसमें कोई थोड़ा सा पीएम का कुछ देख पाए, कुछ लोग अगर देख पाए और उसको पीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करे, तो मुझे लगता है कि विपक्ष के लिए एक अच्छा चेहरा तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं बिहार से। देखिए, अब कहां तो हम नीतीश कुमार जी के भावी पीएम कैंडिडेट जो इस बात लेकर शुरू हुए थे और आपने यही दरार डाल दिया पिछले आधे घंटे की बातचीत में, और आप एक नया कैंडिडेट लेके आए तेजस्वी यादव। तो नहीं, आप तो संघ का जिक्र किया ना आपने, संघ को ले आए ना बीच में, तो फिर तेजस्वी यादव मुझे सही विपक्ष लगते हैं इस वक्त। अच्छा अच्छा, तो कुल मिला के जो हम लोग पिछले 26-27 मिनट से बात कर रहे हैं, ये केवल एक करने को कुछ काम, जैसे भोजपुरी में कहावत है, बैठल बनिया का करे, तो एक कोठरी के धान उठा के ओह कोठरी कर। यानी बैठा हुआ व्यापारी अगर उसके पास ग्राहक नहीं है तो वो और कुछ नहीं करता है, तो इधर का सामान इस रैक का सामान वहां करता है, वहां का वहां करता है। तो आपने जो बात कही केवल महत्वाकांक्षा के पालन और वहां कुछ करने के लिए भी अब नीतीश कुमार को हो, सिर्फ इसलिए वो गठबंधन छोड़ के वहां गए हैं, और वहां जाते ही सीएम तो है ही है, अब पीएम की बात लोगों से कहलवा रहे हैं और खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं। तो उनकी स्थिति वही है कि बारात में खड़े होने वाले फूफा जी किनारे रहते हैं, मामा जी फूफा जी मौसा जी टाइप के कैरेक्टर, और लड़के नाच रहे होते हैं, मन उनका भी करता है नाचने को, बस वो इस तलाश में रहते हैं कि कोई बात खींचे और हम नाचना शुरू करें। छोटी सी बात, वो ना जो मैंने जो बंदर वाली बात की थी वो स्पष्ट नहीं हुई होगी बहुत सारे लोगों को, और आपने अभी वही कोटरी वाली जो बात की वही उसी संदर्भ में है, तो थोड़ा और स्पष्ट करने के लिए मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारे लोग उस बात को लेकर थोड़े कंफ्यूज भी होंगे, क्या बंदर वाली बात नीतीश जी के साथ कैसे आ गई। क्योंकि नीतीश जी के पास सच में बीजेपी के साथ काम करते हुए मुख्यमंत्री के तौर पे करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, इन मुद्दों पे तो बात हो ही नहीं रही ना। अपराध, ये तो मुद्दा ही नहीं है बिहार के लिए, बात ही नहीं हो रही कहीं पे। बिहार में किसी भी जिले में ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जितो नीतीश जी कहे कि नहीं ये हॉस्पिटल हमने बना के दिया है और इसको आप पूरे देश में दिखा सकते हैं। गिनती के 2-4 हॉस्पिटल हैं, वहां भी बिहार के जो नेता हैं उनके परिवार में कोई बीमार होता है तो वहां नहीं दिखा तो भाग के सब लोग दिल्ली चले आते हैं। इतने साल के राज में क्या किया आपने? ना एक ढंग का स्कूल आप बिहार को दे पाए, ना एक ढंग का अस्पताल दे पाए, ना अपराध नियंत्रित हुआ, ना रोजगार की समस्या का समाधान हुआ। बिहार ऑटो मोड पे है, और जब राजद के साथ वो गठबंधन करके चलेंगे तो लोगों को लगेगा, क्योंकि राजद के दिन देखे हैं ना लोगों ने, तो लोगों का नीतीश जी अच्छे हैं, और राजद के साथ काम करने के लिए बहुत कुछ होगा। एक तो आपसी तनातनी होगी, बिहार में तो उनको, बिहार में बीजेपी ने खुला हाथ दिया हुआ था, जैसे काम करना करो। नीतीश जी को लगता था अब इतना कंफर्ट जोन में आ गए थे, उन्हें लगा इतना कंफर्ट मिलेगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा, इसलिए वो राजद के साथ गए। कि थोड़ा उठापटक होते रहना चाहिए ना, तो अपना काम भी दिखेगा लोगों को कि नीतीश जी ने कुछ किया। नीतीश जी बीजेपी के साथ दिख नहीं पा रहे थे, अब वो दिख रहे हैं राजद के साथ जाके, आप देख लीजिए थोड़ा सा इसको।
हाँ, नीतीश जी के साथ इस तरह का पर्सनालिटी कल्ट रहा भी है, और विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी के साथ उनका पुराना पर्सनालिटी कल्ट रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये गाहे बगाहे जाहिर भी हुआ है। और आपने फिर कहा कि वाकई अब वो चर्चा में है, वो चर्चा में नहीं थे, बड़े कंफर्ट जोन में थे, तो उन्होंने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया। बड़े तेजस्वी और बड़े लड़ाकू पुरुष हैं, इसके लिए उनको प्रणाम बनता है। आशीष जी तेजस्वी तो बिहार में एक ही है भाई साहब, वो किसी और को वो तमगा मत दीजिए। बिल्कुल, तेजस्वी बिहार में एक ही हैं। और आपने बिहार के राजनीतिक माहौल और नीतीश जी के रूप में भावी बिहार से आने वाले प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर कथित तौर पर आपने, हाँ, आपने बात रखी, बड़ी सम्यक रूप से बात रखी। एक मुझे आशा है कि हमारी इस बातचीत से दर्शकों को भी बिहार के बारे में राजनीतिक समझ और सामाजिक समझ का एक कुछ सफर और तय हुआ होगा। आपको आशीष जी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रारब्ध के दर्शकों, आप सभी से एक बार निवेदन है कि अगर हमारी चर्चाएं आपको पसंद आ रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे आगे बढ़ाइए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, ताकि जब भी हम कोई नई चर्चा लेकर आए तो उसकी सबसे पहले सूचना आप तक पहुंचे। आशीष जी को एक बार फिर धन्यवाद देते हैं और आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।